गुरुजी, कल मैं अपनी स्कूल की तैयारी के लिए जिले के कस्बे जा रहा हूं और अब मैं रोज आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। ये रही आपकी पसंदीदा नयनतारा वाइन, 10 साल पुरानी, और केले के पत्तों में लिपटी आपकी पसंदीदा साधु की चिकन। आज जी भरकर पिएंगे और खाएंगे। श्वेतागिरी पहाड़ी पर एक समाधि के सामने एक युवक ने कहा। उसने नयनतारा वाइन का एक जग पकड़ा हुआ था और उसके सामने एक साधु की चिकन रखी हुई थी। साथ में 2 चीनी मिट्टी के कटोरे रखे हुए थे। वो मन ही मन बुदबुदाते हुए कटोरों में शराब डाल रहा था। इस युवक का नाम देवांश कुलकर्णी था, जो श्वेतागिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित कुलकर्णी वाड़ी का एक ग्रामीण था। इस समाधि में उसके गुरु ऋषि यतिन दफन थे। देवांश ने 8 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र में ऋषि यतिन की मृत्यु तक उनकी साधना की थी। अब ऋषि यतिन की मृत्यु के 2 साल बाद देवांश 16 साल का किशोर था। चूंकि उनका दाखिला मालगुडी नंबर 1 हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था, इसलिए वे कल शहर जा रहे थे और आज अपने गुरु को विदाई देने आए थे। गुरु ऋषि यतिन की बात करें तो हालांकि देवांश ने 6 साल तक आध्यात्मिक साधना में उनका अनुसरण किया था, लेकिन वो उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानता था और यहां तक कि अपनी आंखें बंद करने से ठीक पहले तक उनका नाम भी नहीं जानता था। शुरू से ही उनके गुरु एक पागल बूढ़े व्यक्ति रहे थे, जिनकी मानसिक स्थिति अस्थिर रहती थी। ऋषि यतिन अक्सर गांव में दिखाई नहीं देते थे और ज्यादातर श्वेतागिरी पहाड़ी की गहराई में एक जीर्ण शीर्ण छोटे आश्रम में रहते थे। जब कभी वे गांव आते भी थे तो अक्सर विक्षिप्त अवस्था में ही दिखाई देते थे। गांव के शरारती बच्चे बूढ़े व्यक्ति को ऐसी हालत में देखकर उनका मजाक में पीछा करते थे और उन पर सड़े हुए फल और कीचड़ फेंकते थे। देवांश कुलकर्णी स्वाभाविक रूप से विनम्र और दयालु होने के कारण अन्य शरारती बच्चों की तरह नहीं थे। जब भी वो अपने साथियों को मजाक में उस बूढ़े पर चीजें फेंकते देखता तो वो हमेशा ऋषि यतिन को बचाने के लिए आगे आता। नतीजा ये हुआ कि वो खुद ही गंदगी से ढक गया। एक बार जब देवांश ऋषि यतिन की रक्षा कर रहा था और फिर से गंदा हो गया तो ऋषि यतिन अचानक सचेत हो गए। उन्होंने बाकी बच्चों को भगा दिया और काफी देर तक देवांश को घूरने के बाद उन्होंने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करोगे और मेरे साथ साधना में शामिल होगे? देवांश अपना सिर हिलाने ही वाला था, लेकिन ऋषि यतिन के सफेद बाल और फटे पुराने कपड़े देखकर, जो काफी दयनीय लग रहे थे, उसने बिना किसी कारण के सिर हिलाकर सहमति दे दी। ऋषि यतिन बहुत खुश हुए और तुरंत देवांश को उसके माता पिता से मिलवाने ले गए ताकि उसे औपचारिक रूप से शिष्य के रूप में स्वीकार कर सके। देवांश के माता पिता ने स्वाभाविक रूप से अपने बेटे को एक पागल बूढ़े व्यक्ति के पास प्रशिक्षु बनने से मना कर दिया। हालांकि उस समय वो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। चाहे देवांश के माता पिता द्वारा अस्वीकार किए जाने का सदमा लगा हो या नहीं, ऋषि यतिन की समझ वही फिर से डगमगा गई और वो मन ही मन बुदबुदाता हुआ वहां से चला गया। तब से वो कभी कभार देवांश से मिलने आता रहता था। ऋषि यतिन को विक्षिप्त अवस्था में अपने बेटे को लगातार परेशान करते देखकर देवांश के माता पिता को डर था कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ बार मिलने के बाद वे उसे भगाने की कोशिश करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने उसे भगाने की कितनी भी कोशिश की, ऋषि यतिन हर कुछ दिनों में आ ही जाता था और देवांश के माता पिता उसे भगाने पर अड़े रहते थे, उसे अपने बेटे के पास नहीं आने देते थे। तब तक एक दिन जब देवांश को अचानक तेज बुखार हो गया जो कम नहीं हो रहा था और डॉक्टर भी परेशान थे, देवांश के माता पिता आंसू भरे और हताश उसे इलाज के लिए शहर भेजने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषि यतिन अचानक प्रकट हुए, देवांश को उठाया और भाग गए। देवांश के माता पिता घबराकर उसका पीछा करने लगे। अजीब बात यह थी कि हालांकि ऋषि यतिन स्पष्ट रूप से सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति थे, फिर भी वे एक बच्चे को गोद में लिए देवांश के पिता से भी तेज दौड़े और जल्द ही जंगल में गायब हो गए।
उस समय देवांश के माता पिता ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बेटे को एक विक्षिप्त बूढ़ा व्यक्ति जंगल में ले जा रहा है और फिर अचानक गायब हो गया। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उन्हें डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, क्योंकि उनके बेटे का बुखार कम नहीं हो रहा था। लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब वे पहाड़ी पर बेतहाशा खोजबीन कर रहे थे और अपने बेटे का नाम पुकार रहे थे। तभी अचानक एक छोटे से जंगल के रास्ते से देवांश उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। वो न केवल बहुत उत्साहित दिख रहा था, बल्कि फुर्ती से चल भी रहा था। पहले जैसा बुखार नहीं था, जो इतना नींद से भरा और कमजोर था कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उस दिन से देवांश के माता पिता ने अपने बेटे को ऋषि यतिन, जो कभी कभी विक्षिप्त और समझदार हो जाते थे, के पास प्रशिक्षुता करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। दिलचस्प बात यह है कि देवांश के माता पिता की सहमति के बाद ऋषि यतिन अचानक लगभग पूरी तरह से समझदार हो गए। हालांकि ऋषि यतिन लगभग पूरी तरह से समझदार हो गए थे, उन्हें न तो पिछली घटनाएं याद थी और न ही उन्हें अपना नाम पता था। बाद में देवांश के माता पिता ने ऋषि यतिन के सिर के पिछले हिस्से पर एक निशान देखा और अनुमान लगाया कि उन्हें सिर में कोई चोट लगी होगी, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। वे ऋषि यतिन को जांच के लिए शहर के अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन ऋषि यतिन ने जिद करके मना कर दिया और वे कुछ नहीं कर सकते थे। सौभाग्य से अपने अतीत को याद न रखने और कभी कभी अपनी मानसिक स्पष्टता खोने के अलावा ऋषि यतिन को साधना के विषय याद थे। उन्होंने देवांश को यंत्र बनाना, विभिन्न जड़ी बूटियों की पहचान करना, मर्म का पता लगाना और उन पर प्रहार करना और प्राणायाम का अभ्यास करना सिखाया। ये शिक्षाएं देते समय ऋषि यतिन हमेशा देवांश को पहाड़ी पर स्थित टूटे हुए आश्रम में ले जाते थे और देवांश के माता पिता को देखने से मना करते थे। सौभाग्य से ऋषि यतिन की साधना का अनुसरण करने के बाद देवांश तब से कभी बीमार नहीं पड़ा और असाधारण रूप से बुद्धिमान और फुर्तीला हो गया। वो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत तेजी से चीजें सीखता था और वो बहुत अधिक बलवान भी था। इसलिए देवांश के माता पिता ऋषि यतिन को अपने बेटे को शिक्षा देने देते थे। कभी कभी वे उत्सुक होते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि ऋषि यतिन आध्यात्मिक जगत के कोई रहस्यमय व्यक्ति होंगे जिनके अपने नियम होंगे। इसलिए वे ये पूछने से बचते थे कि देवांश ने ऋषि यतिन से वास्तव में क्या सीखा। माता पिता के रूप में जब तक उनका बेटा स्वस्थ था, बाकी सब गौण था। 2 साल पहले गर्मियों में ऋषि यतिन अंततः समय के थपेड़ों के आगे झुक गए और उनका निधन हो गया। अपने अंतिम क्षणों में, शायद अपने निधन से पहले की आखिरी चमक के रूप में, उन्हें अचानक कुछ पुरानी घटनाएं याद आ गई। दुर्भाग्य से उनके पास बचा समय बहुत कम था और देवांश को इन यादों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही याद आया और तभी उन्हें आखिरकार अपने गुरु का नाम पता चला। अपने गुरु के साथ बीते दिनों की छोटी छोटी बातों को याद करते हुए देवांश विचारों में खो गया, जब तक कि उसके चीनी मिट्टी के कटोरे में भरी शराब बाहर नहीं गिर गई और फिर वो अचानक वास्तविकता में लौट आया। अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे नयनतारा मदिरा से भरा कटोरा ऋषि यतिन की कब्र पर उंडेला और फिर एक और कटोरा उठाया और उसे तब तक गटकता रहा जब तक वो खाली नहीं हो गया। उसके अभी भी कुछ युवा और सरल चेहरे पर एक लालिमा छा गई, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो गई। गुरुजी, आपके जाने के बाद मैंने हर दिन लगन से अभ्यास किया है और कभी ढिलाई नहीं बरती। आपने मुझे जो कौशल सिखाए थे उनका मैंने दूसरों के सामने प्रदर्शन नहीं किया, न ही उनका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए किया। निश्चिंत रहिए, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, आपकी शिक्षाओं को हमेशा याद रखूंगा। देवांश ने ऋषि यतिन के लिए नयनतारा का एक और कटोरा भरकर खुद भी एक गिलास पिया और साथ ही साधु चिकन भी खाया। और गुरुजी, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। आज सुबह के अभ्यास के दौरान मैं आखिरकार प्राण साधना के 3रे स्तर तक पहुंच गया। आपने शायद मेरी इतनी तेजी से प्रगति की उम्मीद नहीं की होगी,
ये सब उस त्रिकोण भट्टी पेंडेंट की बदौलत है जो आपने मुझे छोड़ा था। इसमें एक और ब्रह्मांड समाहित है जिसमें हमारे यंत्र रसायन संप्रदाय के पूर्वज ऋषि गुहान की साधना संबंधी अंतर्दृष्टियां समाहित है। और इसमें नवरत्न 9 अमृत रहस्यमय ग्रंथ का पूरा खंड भी शामिल है। दुर्भाग्य से यह रहस्य बहुत देर से पता चला, वरना आप शायद इस अमृत ग्रंथ से प्रेरित होकर अपने शिष्य को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाते। देवांश ने अपने गले में लटके एक छोटे नीम की लकड़ी के तलवार के पेंडेंट को उठाते हुए कहा। नीम की लकड़ी का तलवार का पेंडेंट देखने में साधारण सा लग रहा था, लेकिन जब देवांश ने उसे छुआ तो उसके ऊपर से एक हल्की हरी रोशनी निकली जिससे नीम की लकड़ी की हल्की खुशबू आ रही थी। दरअसल वहां एक और पुराने जमाने का त्रिकोण भट्टी का पेंडेंट लटका हुआ था जो ऋषि यतिन ने अपनी मृत्यु के समय उन्हें दिया था। एक बार संयोगवश देवांश ने अपने रक्त की एक बूंद उस पर गिरा दी और त्रिकोण भट्टी ने उसके रक्त से प्रतिक्रिया करके उसके शरीर में प्रवेश किया और बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसी समय साधना से संबंधित कई ज्ञान, विशेष रूप से औषधि और अमृत निर्माण देवांश के मन में अकथनीय रूप से भर गए। मूल रूप से देवांश ने अपने गुरु ऋषि यतिन के साथ 6 वर्षों तक साधना की थी और प्राण साधना के दूसरे स्तर तक बमुश्किल पहुंच पाए थे। लेकिन त्रिकोण भट्टी पेंडेंट और संपूर्ण नवरत्न 9 अमृत रहस्यमय शास्त्र से साधना ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी साधना की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उन्होंने केवल 2 वर्षों में ही तीसरे स्तर तक पहुंच गए। अपने गुरु के साथ बातचीत करते और खाते पीते हुए देवांश कुलकर्णी को ध्यान ही नहीं आया कि उन्होंने 5 किलोग्राम मदिरा का घड़ा खाली कर दिया है। सिर्फ 16 साल का होने के बावजूद चेहरे पर हल्की लाली के अलावा उसमें नशे का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। घड़ा खाली देखकर देवांश ने आखिरकार बोलना बंद कर दिया। अपने गुरु की समाधि पर 3 बार आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर उठा और एक संकरे रास्ते से पहाड़ी से नीचे उतरा। रास्ता घास फूस से भरा हुआ था। जाहिर है कि इस रास्ते पर शायद ही कोई चलता हो। रास्ते के अंत में कुलकर्णीवाड़ी था। कुलकर्णीवाड़ी पहले एक गरीब और एकांत पहाड़ी गांव हुआ करता था, लेकिन हाल के वर्षों में मालगुडी जिले में पर्यटन का जोरदार विकास हुआ है। शहरवासी गर्मी से बचने और पहाड़ियों में खेलना पसंद करते थे और मालगुडी जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी श्वेतागिरी पहाड़ी की तलहटी में बसे कुलकर्णीवाड़ी को सौभाग्य से इस विकास का लाभ मिला। गांव में न केवल पक्की सड़कें बन गई, बल्कि पर्यटकों की आमद के कारण कई ग्रामीणों ने अपने घरों में छोटी छोटी दुकानें या होमस्टे खोल लिए थे, जिससे वे बिना घर से बाहर निकले ही पैसे कमा रहे थे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांव वालों ने अपने पैतृक भवन का प्रचार भी किया और दावा किया कि कुलकर्णीवाड़ी गुप्त काल के महान योगी, रसायन शास्त्री और चिकित्सक ऋषि गुहन का जन्म स्थान है। पहले देवांश ने इस पर विश्वास नहीं किया था, ये सोचकर कि ये गांव के बुजुर्गों द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गढ़ी गई एक कहानी मात्र है। लेकिन जब त्रिकोण भट्टी का पेंडेंट उसके शरीर में समा गया और उसका मन विभिन्न नई जानकारियों से भर गया, तो उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में ऋषि गुहन का वंशज है और इसीलिए उसके रक्त की एक बूंद ने यंत्र रसायन संप्रदाय के पूर्वज ऋषि गुहन द्वारा दिए गए त्रिकोण भट्टी पेंडेंट के साथ प्रतिक्रिया की थी। देवांश की मां सुजाता कुलकर्णी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक निजी शिक्षिका थी और उनके पिता शंकर कुलकर्णी अपने घर पर एक होमस्टे चलाते थे, जहां वे रसोइया और बॉस दोनों की भूमिका निभाते थे। अगस्त का अंत था। दक्षिण प्रदेश में मौसम अभी भी चिलचिलाती गर्मी से भरा था। हालांकि पहाड़ों में ठंडक थी और चूंकि बच्चों की अभी भी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए कई शहरवासी गर्मी से बचने और मौज मस्ती करने के लिए श्वेतागिरी पहाड़ी पर आना पसंद करते थे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ शंकर कुलकर्णी के होमस्टे व्यवसाय में भी काफी सुधार हुआ था। घर में हाल ही में हुए अच्छे कारोबार और अब खाने का समय अपने पिता के घर पर जरूरी काम के लिए
सोचकर देवांश ने अपनी गति तेज कर दी। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही देवांश ने दूर से देखा कि उसके घर के आंगन में कई लोग जमा हो गए हैं और अंदर आने का इशारा कर रहे हैं। बिल रद्द करो। क्या तुम्हें पता है कि मैंने जो ड्रेस पहनी है उसका ब्रांड क्या है? चैनल। तुम देहाती लोगों से चैनल के बारे में बात करो तो समझ नहीं आएगा। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस ड्रेस की कीमत कितनी है? इसकी कीमत पूरे 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में तो ये घटिया परिवार द्वारा संचालित देहाती रिसोर्ट खरीदा जा सकता है और तुम्हें लगता है कि सिर्फ बिल रद्द करना ही काफी है? क्या मजाक है? दुकान में भड़कीले कपड़े पहने एक महिला एक हाथ कमर पर रखे और दूसरे हाथ से सामने खड़े पुरुष और महिला की ओर इशारा करते हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर घोर तिरस्कार और श्रेष्ठता का भाव था। उसने एक बेज रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो अब सब्जियों के रस के दागों से ढकी हुई थी। उसके बगल में 6-7 फैशनेबल कपड़े पहने पुरुष खड़े थे, जिनमें से एक ने टाइटन एज मैकेनिकल घड़ी पहनी हुई थी। साफ तौर पर एक अमीर आदमी। 1 लाख रुपए। भड़कीली औरत के सामने खड़ी सादे कपड़े पहने युवती का चेहरा इतना पीला पड़ गया कि उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया और उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी भी ये देखकर सफेद पड़ गया। 90 के दशक में भारत में ज्यादातर मजदूर सिर्फ 300-400 रुपए महीना कमाते थे, जिससे 1 लाख रुपए कई लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। ये मुझे सच में माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम ही लड़खड़ा गई थी, इसलिए मैं। सादे कपड़े पहने युवती का चेहरा पीला पड़ गया था और वो हकलाते हुए माफी मांग रही थी। ये कैसा रवैया है? क्या तुम कह रही हो कि ये मेरी गलती है? ये सुनते ही भड़कीली औरत की आवाज अचानक तीखी हो गई। उसकी उंगली लगभग दूसरी औरत की नाक में चुभ गई। क्यों जा? अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से उस युवती को रोका जो अभी भी बहस करना चाहती थी और फिर एक सुलह भरी मुस्कान के साथ आगे झुका। बच्ची समझ नहीं रही है, कृपया नाराज मत होइए। शुक्र है कपड़े बस गंदे हैं, धोने के बाद ठीक हो जाएंगे। कपड़े धोने का खर्च मैं दूंगा और खाने का खर्च भी घर पर ही है। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या इस तरह के लग्जरी ब्रांड को सब्जी के रस से दाग लगने के बाद यूं ही धोया जा सकता है? क्या एक बार का खाना ही काफी है? क्या मुझे खाने के लिए तुम्हारी दान की जरूरत लग रही है? टाइटन एज घड़ी वाले आदमी ने जोर से विरोध किया। अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ बढ़ा और उसकी छाती पर जोर से धक्का मारा। अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चौंक गया और कई कदम पीछे हट गया, लेकिन तभी रुका जब उसकी पीठ एक मेज से टकराई। अपनी पीठ के निचले हिस्से को जोर से रगड़ते हुए उसने गुस्से से ऊपर देखा और कहा, अरे तुम लोगों को ऐसे कैसे धक्का दे सकते हो? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धक्का दिया? अगर तुमने आज मीरा को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं सिर्फ धक्का देने से ज्यादा कुछ करूंगा। टाइटन एज घड़ी वाले आदमी ने घमंड से कहा, जबकि उसके पीछे खड़े दूसरे फैशनेबल नौजवान अपनी आस्तीनें चढ़ाकर अधेड़ उम्र के आदमी को दुश्मनी से देख रहे थे। मेरे पिताजी को छूने की हिम्मत किसकी है? जरा कोशिश करके तो देखो। जैसे ही टाइटन एज घड़ी वाले आदमी ने बोलना खत्म किया, भीड़ के पीछे से एक आवाज आई जो अभी भी लड़कपन से भरी हुई थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। लगभग 16-17 साल का एक किशोर निकला, उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास गया, उसे संभाला और चिंता से पूछा, पिताजी आप ठीक तो हैं? ये किशोर स्वाभाविक रूप से देवांश कुलकर्णी था और अधेड़ उम्र का आदमी उसके पिता शंकर कुलकर्णी थे। उस युवती का नाम क्यूजा था, जो उसके पिता द्वारा नियुक्त एक सहायक थी। मैं ठीक हूं, तुम यहां कैसे पहुंचे? अंदर जाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शंकर कुलकर्णी ने अपने बेटे को देखते ही झट से कहा, जब तुम्हें धमकाया जा रहा है तो इसका मुझसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? देवांश ने जवाब दिया, फिर उस युवक की ओर देखा जिसने उसके पिता को धक्का दिया था। अरे एक छोटा सा बदमाश जिससे अभी भी मां के दूध की गंध आ रही है, तुम क्या घूर रहे हो? दफा हो जाओ। वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया,
जब उसने देखा कि एक मामूली किशोर उसे घूर रहा है। तुम्हें तो यहां से चले जाना चाहिए। जाहिर है यही औरत थी जो लड़खड़ाकर सिस्टर क्यूजा से टकरा गई। इसका हमसे क्या लेना देना? देवांश ने बिना किसी युवा की तरह डरपोकपन दिखाते हुए जवाब दिया। अरे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम दूध की खुशबू वाले बदमाश ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। टाइटन एज घड़ी वाले आदमी को पहली बार किसी गांव के लड़के ने गालियां दी थी और वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने देवांश के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन इससे पहले कि टाइटन एज घड़ी वाले का हाथ देवांश को छू पाता, देवांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। थोड़ा सा जोर लगाने पर घड़ी वाला आदमी दर्द से कराहते हुए तुरंत झुक गया और चिल्लाया, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा हाथ टूटने वाला है, छोड़ दो तुम। एक किशोर को 24-25 साल के हट्टे-कट्टे नौजवान की कलाई यूं ही पकड़े देख, जो अब झुका हुआ था और दर्द से कराह रहा था। शंकर कुलकर्णी को छोड़कर बाकी सभी ऐसे स्तब्ध थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो और उस मासूम चेहरे को अविश्वास से घूर रहे थे, जिस पर अभी भी मासूमियत की एक झलक थी, क्योंकि दृश्य विरोधाभास बहुत ही गहरा था। देवांश, जल्दी छोड़ दे। शंकर कुलकर्णी इस डर से कि कहीं उसका बेटा उस आदमी की कलाई न तोड़ दे, जल्दी से देवांश पर चिल्लाया। ठीक है पापा। देवांश ने सिर हिलाया और अपनी पकड़ छोड़ दी। जैसे ही देवांश ने हाथ छोड़ा, टाइटन एज का चौकीदार शर्म से आगबुला हो गया और उसने उसके पेट पर जोर से लात मारी। एक हटे-कट्टे वयस्क का एक नौजवान को जोर से लात मारना दर्शकों के लिए इतना क्रूर था कि वे उसे देख ही नहीं पा रहे थे। अपनी आंखों से देखना तो दूर की बात थी। इस तरह कई लोग सहज ही चीख पड़े और कुछ महिलाओं ने तो अपनी आंखें भी बंद कर ली। ये बिल्कुल भूल गई कि कुछ ही पल पहले जब वो टाइटन एज के चौकीदार से निपट रहा था, तब वो युवक कितना शांत था। अभी भी किसी को मारना चाहता हूं। जब सब सोच रहे थे कि देवांश जमीन पर गिर ही जाएगा, तभी उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई जब उसने हाथ बढ़ाकर टाइटन एज के चौकीदार का पैर ऊपर की ओर झटका। धमाका, एक तेज आवाज। टाइटन एज का चौकीदार पीछे की ओर लुढ़क गया और जमीन पर बिखर गया। हाँ, देखने वाले जोर से हंस पड़े। भाई कुणाल, तुम ठीक तो हो? कुछ युवक जल्दी से टाइटन एज के चौकीदार को उठाने के लिए गए। ठीक है, मेरी गांड, मेरे चूतर के 4 टुकड़े होने वाले हैं और तुम मेरे लिए इस बदमाश को नहीं पीट रहे हो। भाई कुणाल अपने नितंबों को पकड़कर उठते हुए गुस्से से चिल्लाए। तभी युवकों को हकीकत का एहसास हुआ। कुछ सीधे आगे बढ़े तो कुछ कुर्सियां पकड़कर कार्रवाई में जुट गए। कई युवकों को एक ही युवक के पीछे भागते देखने वालों के चेहरे बदल गए और कुछ पुरुष आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके बगल में खड़ी महिलाओं ने उन्हें कसकर रोक लिया। महिलाएं ज्यादा सतर्क थी। यह स्पष्ट था कि इन युवा शहरी लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था और वे नहीं चाहती थी कि उनके अपने पुरुष किसी जल्दबाजी भरे कदम के कारण मुसीबत में पड़े। पलक झपकते ही जब वे सब खींचतान कर रहे थे, युवक देवांश के पास पहुंच चुके थे। क्यूजा पहले ही चीखने चिल्लाने लगा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवांश के पिता शंकर कुलकर्णी ने उसे रोक लिया। देवांश, उन पर थोड़ा संयम बरतो। क्यूजा को पकड़े हुए शंकर कुलकर्णी ने गुस्से और लाचारी का मिलाजुला एहसास करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि उनके बेटे ने इतने सालों में ऋषि यतिन से क्या क्या सीखा है, लेकिन एक पिता के रूप में जो दिन रात उनके साथ रहता था, वो कमोबेश ये जानता था कि उसके बेटे ने ऋषि यतिन से कुछ असली हुनर सीखे हैं। आम आदमी उसके आगे टिक नहीं सकता था। चिंता मत करो पापा, मैंने सब संभाल लिया है, देवांश कुलकर्णी ने बोलते हुए कहा। उसका शरीर अचानक नीचे झुक गया। उसके दाहिने पैर के चारों ओर धुरी की तरह घूमने लगा, बिल्कुल एक घूमते हुए लट्टू की तरह, जबकि उसका बायां पैर चाबुक की तरह बाहर निकल आया।
उन युवकों का कदकाठी तो कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन उनकी मुद्राएं स्पष्ट रूप से अस्थिर थी। देवांश के ऐसे झटके से, धमाके से धमाका, पलक झपकते ही वे सब जमीन पर गिर पड़े। उनमें से 2 तो नियंत्रण खो बैठे और अपनी कुर्सियां अपने साथियों पर पटक दी। धिक्कार है, बिल्कुल नहीं। देखने वाले सभी दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। और कुणाल भाई और घमंडी मीरा, जो पहले सबको नीचा दिखा रही थी, भी दंग रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही युवक के झटके से 5-6 युवक जमीन पर गिर जाएंगे। तुम अपनी मां की ड्रेस पर सूप गिराती हो, उसका किराया देने से इनकार करती हो और दूसरों पर हमला भी करती हो। लगता है ये जर्जर पारिवारिक रिसोर्ट अब चलने ही नहीं देना चाहता। कुणाल, पुलिस को बुलाओ, सबको गिरफ्तार करवाओ। मीरा की तीखी आवाज फूट पड़ी और उसका चेहरा, जो थोड़ा सा सुंदर था, अब गुस्से से तमतमा गया। महिला की पुलिस बुलाने की बात सुनकर शंकर कुलकर्णी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। पहाड़ के किसान, आम नागरिक पुलिस से सबसे ज्यादा डरते थे, और तो और उनका अपना बेटा ही तो लड़ रहा था। और अगर पुलिस उसे सचमुच ले गई तो उनके लिए इसका क्या मतलब होगा? प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं माफी मांगता हूं, आप जो चाहे दे दूंगा। शंकर कुलकर्णी ने बार बार झुककर विनती की। बहुत देर हो गई बुढ़े, बस अपने बेटे के गिरफ्तार होकर जेल जाने का इंतजार कीजिए। शंकर कुलकर्णी को लगातार झुकते और विनती करते देख कुणाल भाई ने अपनी जेब से एक काला एरिक्सन फोन निकाला। 1990 के दशक के मध्य में, जब मोबाइल फोन आम नहीं थे, एक फोन की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा होती थी, जो आम लोगों के बस की बात नहीं थी। यह अक्सर समाज में रुतबे और दौलत का प्रतीक होता था। जब मीरा ने बताया कि उसकी ड्रेस चैनल या कुछ और है, तो शंकर कुलकर्णी और वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रही है। उस जमाने में कोई भी कपड़ा इतना महंगा क्यों होगा? लेकिन जैसे ही कुणाल भाई ने अपना मोबाइल फोन निकाला, शंकर कुलकर्णी समेत वहां मौजूद लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये एक ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ सच्चे अमीर लोग ही खरीद और इस्तेमाल कर सकते थे। उनके गांव में आज तक किसी के पास ये नहीं था। कुणाल भाई को अपना मोबाइल फोन निकालते देख शंकर कुलकर्णी एकदम घबरा गए। उन्होंने देवांश को पकड़ लिया और कहा, देवांश, जल्दी से इन भाई बहनों से माफी मांगो। जैसे ही देवांश ने अपने पिता के ईमानदार चेहरे पर घबराहट और चिंता देखी, उसका अपना भाव, जो पहले काफी शांत था, धीरे धीरे गहरा होता गया। कुणाल भाई, जो गर्व से फोन मिलाने के लिए तैयार थे, और मीरा, जो अपनी कमर पर हाथ रखे घमंड से खड़ी थी, उनकी नजरें खास तौर पर ठंडी पड़ गई। पापा, चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। देवांश ने धीरे से अपने पिता का हाथ अपनी बाह से हटाया और आत्मविश्वास से कुणाल भाई और मीरा की ओर चल दिया। अजीब बात यह थी कि हालांकि देवांश साधारण कपड़े पहने एक नौजवान था, जब उन्होंने उसे आते देखा तो कुणाल भाई और मीरा सहज ही एक कदम पीछे हट गए। कुणाल भाई ने अनजाने में ही अपना हाथ पीठ के पीछे छिपा लिया और देवांश को गुस्से और अंदर से डर के मिले जुले भाव से देखते हुए बोले, बेटे, तू क्या कर रहा है? मेरे पापा मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक हैं। जिले के नेताओं से, यहां तक कि जिला पुलिस प्रमुख से भी उसकी दोस्ती है। देवांश, खिलवाड़ मत कर। कुणाल भाई को अपने संबंधों का बखान करते देख शंकर कुलकर्णी घबरा गए और चिल्लाए। हो सकता है दूसरे लोग उनके बेटे की क्षमताओं को न जानते हों, लेकिन वो जानते थे। पापा, चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। देवांश ने पीछे मुड़कर अपने पापा को आश्वस्त करने वाली नजर से देखा, फिर हाथ बढ़ाकर कुणाल भाई और मीरा दोनों की बाहों को पकड़ लिया। वो जानता था कि ये नौजवानों के समूह के नेता थे। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, कुणाल भाई और मीरा तुरंत चिल्लाए, देवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए। लेकिन देवांश ने उनके हाथ पकड़ लिए, जो न तो बड़े लग रहे थे और न ही मोटे।
बल्कि बर्फ जैसे ठंडे और लोहे के चिमटे जैसे सख्त थे। शुरुआत में तो उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने संघर्ष किया, देवांश ने जोर लगाया और तुरंत ही उन्हें इतना दर्द हुआ कि उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। धीरे से दर्द हो रहा है। मैंने तुम लोगों को मारने की योजना नहीं बनाई थी। मैं बस तुमसे दिल खोलकर बात करना चाहता था, लेकिन तुम हंगामा करते रहे। देवांश ने ठंडे चेहरे से कहा, हम अब और नहीं चिल्लाएंगे। कुणाल और मीरा ने जल्दी से कहा। अब उन्हें एहसास हुआ कि ये युवक लड़ाई में बहुत मजबूत है। बेहतर है कि थोड़े समय के लिए नुकसान सह लिया जाए और बाद में बदला लेने की योजना बनाई जाए। बस यही है, देवांश ने कहा। उसका ठंडा चेहरा पहाड़ी लोगों की एक सरल और गंभीर मुस्कान में बदल गया। फिर उन्हें अंदर वाले कमरे में ले जाते हुए वो शंकर, कुलकर्णी और क्यूजा की ओर मुड़ा और बोला, पापा, बहन क्यूजा, कृपया मेहमानों का मनोरंजन करते रहिए। मैं अंदर कुणाल और बहन मीरा से अच्छी बातचीत करूंगा। शंकर, कुलकर्णी अपने बेटे को कुणाल और मीरा को अंदर वाले कमरे में ले जाते देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक बेबसी और चिंता भरी मुस्कान थी। आखिरकार उन्होंने अपने बेटे के कहे अनुसार किया और क्यूजा के साथ मेहमानों का मनोरंजन करने चले गए। उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को भी भगा दिया जो उत्साह देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। अंदर पहुंचकर देवांश ने उनके हाथ छोड़े, दरवाजा बंद किया, फिर कुणाल और मीरा की तरफ एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और कहा, हम यहां बस साधारण देहाती लोग हैं। आप शहरी लोगों की तरह नहीं। कृपया बेझिझक बैठ जाइए। देवांश के चेहरे पर पहाड़ी लोगों वाली एक साधारण मुस्कान, जिसमें एक युवक की शर्म और अपरिपक्वता की झलक भी थी, देखकर कुणाल और मीरा के लिए अपने सामने खड़े उस युवक को उस उग्र व्यक्ति से जोड़ना लगभग असंभव हो गया, जिसने अकेले ही रेस्टोरेंट में 5-6 युवकों को धूल चटा दी थी। बोलो, तुम क्या चाहते हो? अपनी हैसियत के बावजूद कुणाल और मीरा देवांश से सचमुच नहीं डरते थे। उन्हें शारीरिक चोट लगने का डर था, लेकिन चूंकि वो सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए वे ज्यादा डरे नहीं। वे बेफिक्री से बैठ गए और जवाब की उम्मीद में देवांश की तरफ देखने लगे। बात यह नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, आखिर तुम क्या चाहते हो? मुझे पता है कि तुम दोनों का रुतबा बहुत ऊंचा है। हम तो बस आम इंसान हैं। तुम कुछ देर के लिए तो मेरे आगे झुक सकते हो, लेकिन अगर बाद में बदला लोगे तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? देवांश ने शांति से उनकी तरफ देखा और बोला। देवांश के शांत भाव देखकर कुणाल और मीरा के अंदर अचानक एक सिहरन दौड़ गई। क्या वो सच में सिर्फ 15-16 साल का नौजवान है? इतनी बारीक सोच और इतनी गहरी समझ उसकी उम्र के किसी लड़के में बिल्कुल नहीं थी। जब तुम समझते हो तो फिर तुमने हमें हराने की हिम्मत क्यों की? तुम इतने भोले नहीं हो सकते कि ये सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ मार्शल आर्ट जानते हो, तुम जो चाहो कर सकते हो। क्या तुम सच में मानते हो कि हम तुमसे डरते हैं और बाद में बदला नहीं लेंगे? मैं तुम्हें बता दूं, ये मामला ऐसे ही खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हें हमें हमेशा के लिए चुप कराने या अभी मेरे सामने घुटने टेकने, अपना सिर जमीन पर पटकने और अब से मेरे अधीन रहने और जो मैं कहूं वो करने की क्षमता नहीं है। कुणाल ने अहंकार से कहा, अपने पैर ऊपर उठाते हुए देवांश की तरफ ऐसे देखते हुए मानो उसका पलड़ा भारी हो। आज के जमाने में उनके जैसे रुतबे वाले लोग सिर्फ मूर्खों से ही डरते थे। चूंकि देवांश सब कुछ समझता था, इसलिए उनके लिए चीजें आसान हो गई, क्योंकि एक समझदार आदमी हमेशा शंकालु रहता है। धमाका। जैसे ही कुणाल आत्मसंतुष्टि में डूबा हुआ था, उसे पूरा विश्वास था कि उसने देवांश को काबू में कर लिया है। देवांश ने अचानक मेज से एक किताब उठाई और उसके सिर पर जोर से पटक दी। अपनी जुबान संभालो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बुजुर्ग कौन है? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी दुकान? देवांश के वार से कुणाल अचंभित रह गया। क्या इस बच्चे को बदले की कार्रवाई का डर नहीं था?
फिर भी इतना घमंडी कैसे था? गुस्से से आग बबूला होकर कुणाल उछल पड़ा। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। कुणाल भाई जैसे ही उछले, देवांश कुलकर्णी ने अचानक हाथ बढ़ाकर उनकी गर्दन पकड़ ली और हाथ में पकड़ी किताब से उनके सिर पर मारने लगे। एक बार और बाप बोलो, मेरी चुनौती है। देवांश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी, उसकी जगह बर्फीली ठंडक ने ले ली थी। कुणाल भाई ने अपनी गर्दन पर ठंडी कठोरता और सिर में धड़कते दर्द को महसूस किया। देवांश के ठंडे चेहरे को देखकर वो अंदर से कांप गए और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा ये युवक कोई आसान नहीं है। अभी तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने ज्यादा आज्ञाकारी व्यवहार करना ही बेहतर समझा। मैं फिर कभी नहीं कहूंगा, मैं फिर कभी नहीं कहूंगा। देवांश को फिर से सिर पर मारने के लिए किताब उठाते देख कुणाल भाई जल्दी से चिल्ला पड़े, अगर तुम पहले ऐसे होते तो तुम्हें पीटा नहीं जाता, तुम सच में पिटाई के लायक हो। देवांश ने आखिरकार उसे छोड़ दिया और बुदबुदाते हुए कुर्सी पर वापस बैठ गया। कुणाल भाई अंदर ही अंदर नफरत से दांत पीस रहे थे, लेकिन इस वक्त उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे घमंड से पलटकर जवाब दे। ठीक है, अभी तो तुमने कहा था कि ये मामला यही खत्म नहीं होगा, है ना? और मुझे तुम्हारे आगे झुकना चाहिए, तुम्हारा नौकर बनना चाहिए, है ना? देवांश बैठने के बाद फिर बोला। कुणाल भाई और मीरा ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ कहा, नहीं नहीं, वो तो बस मजाक था, ये तो बस एक कपड़ा है ना? चलो इसे भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। एक समझदार आदमी जानता है कि जब हालात उसके खिलाफ हो तो लड़ना नहीं चाहिए। इस युवा भूतनी को अभी के लिए धोखा देना ही बेहतर है। अफसोस की बात है कि तुमने पहले ही राज खोल दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम पर यकीन करूंगी? लेकिन अगर मैं तुम पर यकीन नहीं करूं और तुम्हें यूं ही जाने दूं, तो अगर तुम बाद में बदला लेने वापस आओगे तो मैं क्या करूं? देवांश ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। परेशान सा लग रहा था, क्योंकि वो उन्हें अपनी चमकदार, बुद्धिमान आंखों से देख रहा था। कुणाल भाई और मीरा देवांश के परेशान चेहरे और उनकी आंखों को घूरते हुए देखकर काश वे खुद को जोर से थप्पड़ मार पाते। ये वाकई आत्मघाती था। अगर वे सख्त और जिद्दी बनने की कोशिश करने के बजाय बस मामला छोड़कर पहले ही चले जाने पर राजी हो जाते, तो अब उन्हें उस युवा भूत प्रधान की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता जो उन्हें जाने नहीं देना चाहता, और उसकी अगली चालें अप्रत्याशित होती है। लगता है मुझे आखिरकार कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। कुछ देर ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचने के बाद देवांश आखिरकार परेशान भाव से उठा। दराज से पीले यंत्र के 2 टुकड़े निकाले, थोड़ा सिंदूर मिलाया, फिर एक लिखने वाला ब्रश लिया, उसे सिंदूर में डुबोया और कुणाल भाई को देते हुए बोला, लो कुणाल भाई, मुझ पर एक एहसान करो और अपनी जन्म तिथि और नाम लिख लो। मेरी जन्म तिथि? कुणाल भाई ने असमंजस से देवांश की ओर देखा। हाँ, जन्म का वर्ष, महीना, दिन और भारतीय समय, बस इसे अपने नाम के साथ लिख लो और फिर तुम जा सकते हो, देवांश ने कहा। सच में? कुणाल भाई ने आश्चर्य से कहा। उसने सोचा था कि उसे देवांश से कुछ यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कम से कम पिटाई तो सहनी ही पड़ेगी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। बिल्कुल, ये सच है, देवांश ने सिर हिलाया। उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। बिना किसी संदेह के कुणाल भाई ने ब्रश उठाया और पीले यंत्र के कागज पर अजीब तरह से अपनी जन्म तिथि और नाम लिख दिया। लिखने के बाद देवांश के निर्देशों का इंतजार किए बिना उन्होंने ब्रश को खुद ही सिंदूर में डुबोया और मीरा को दे दिया। मीरा ब्रश लेते हुए एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा से अपनी जन्म तिथि लिख ही ली। आखिरकार ये सिर्फ एक जन्म तिथि और नाम था। उन्हें नहीं लगता था कि एक ग्रामीण युवक देवांश इससे कुछ खास कर पाएगा। तो क्या अब हम जा सकते हैं? लिखना खत्म करने के बाद मीरा ने ब्रश नीचे रख दिया
और जब उसने देवांश को कागज के 2 पीले टुकड़ों को एक इंसान के आकार में काटते देखा तो वो समझा नहीं पाई कि क्यों, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा एहसास छा गया। पूछते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। प्रश्न पूछने के बाद जब मीरा को एहसास हुआ कि उसकी अपनी आवाज कांप रही है तो उसे लगा कि वो जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो रही है। आजकल यंत्रों, श्रापों और कागज के पुतलों की ये सारी बातें टीवी शो और फिल्मों की बातें हैं, बस लोगों को बेवकूफ बनाने की तरकीबें। एक छोटी सी बच्ची ऐसी बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी? उस पर तो सचमुच जादू हो गया था। जरा रुको, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मीरा और कुणाल भाई के सिर से कैंची से बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा और फिर हाथ हिलाकर कहा, अब तुम जा सकते हो। मीरा और कुणाल भाई तुरंत जाने के लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस पल देवांश के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ जाएगी। उसके काटे हुए बाल अब कागज के पुतलों से चिपक रहे थे, बिल्कुल किसी इंसान के मर्म की तरह। फिर देवांश ने कागज के पुतले की बगल को हल्के से झटका दिया। आह! धप! वे दोनों अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे और हैंडल खींचने ही वाले थे कि अचानक उन्हें बगलों में दर्द महसूस हुआ। उनका संतुलन बिगड़ गया और वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। पहले तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा, बस हैरानी हुई कि उनकी बगलों में अचानक सुई चुभने जैसा तेज दर्द क्यों हुआ। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका साथी भी घुटनों के बल गिर पड़ा है तो उनके दिलों में एक सिहरन दौड़ गई और वे अचानक बोल पड़े, क्या तुम्हारी बगलों में भी अचानक दर्द होने लगा है? ये शब्द लगभग एक ही समय पर लगभग एक जैसे निकले। दोनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें बहने लगी और उनकी आंखों में अनायास ही दहशत छा गई। साले, हमारी ऐसी चालाकी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुरुआती झटके के बाद कुणाल भाई घूम गए और देवांश को गुस्से से घूरने लगे, जो आराम से एक कुर्सी पर पैर क्रॉस करके बैठा था, मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में 2 कागज की आकृतियां थी। उन आकृतियों पर उनके नाम और जन्म विवरण लाल रंग से लिखे थे। पहले उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब टेढ़े मेढ़े लाल अक्षरों को देखकर उन्हें खास तौर पर बुरा लग रहा था और उनमें से एक भयावह भाव भी निकल रहा था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हम एक साधारण परिवार है। अगर मैंने सावधानी नहीं बरती और आपने मेरे घर से निकलते ही पुलिस बुला ली होती तो क्या हम आपकी दया पर निर्भर नहीं होते? और बेहतर होगा कि आप थोड़ा और विनम्र रहें। मुसीबत आपने ही शुरू की है, इसलिए अब आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते, देवांश ने बेबस भाव से कहा और बोलते हुए कागज के पुतले की बाह हल्के से चुटकी काटी। आह! दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कुणाल भाई दर्द से चीख पड़े। कुणाल भाई को इस तरह चीखते देखकर देवांश को अपने पिछले अहंकार और अपने पिता को धक्का देने के तरीके पर गुस्सा आया, लेकिन आखिरकार वो एक नेकदिल नौजवान थे। कुणाल भाई को दर्द में देखकर उन्होंने जाने दिया। क्या आप हमसे क्या चाहते हैं? इस बार विचित्र घटनाओं को खुद देखकर और अनुभव करके कुणाल भाई सचमुच डर गए थे। उसने देवांश को ऐसे देखा जैसे वो कोई भूत हो, हकलाते हुए पीला चेहरा लिए, जबकि मीरा जो उसके बगल में थी पहले ही पीली पड़ चुकी थी। उसका गाढ़ा मेकअप उसके पीलेपन को छिपा नहीं पा रहा था। चिंता मत करो, मैं बस भविष्य के लिए सावधानी बरत रहा हूं और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहता। जब तक तुम मेरे परिवार के लिए बाद में कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम बाद में हमारे लिए परेशानी खड़ी करने का फैसला करते हो तो तुम मुझे विनम्र न होने का दोष नहीं दे सकते। देवांश ने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उन्हें आश्वस्त किया। देवांश के गंभीर भाव देखकर इस बार मीरा और कुणाल भाई की आंखों से आंसू बह निकले। युवाओं की शेखी बघारने के लिए, एक पोशाक के लिए अब उनकी जान देवांश के हाथों में थी। और वे इतने आज्ञाकारी क्यों थे? उन्होंने उसके लिए कुछ झूठ लिखने के बारे में क्यों नहीं सोचा? गुरुजी,
हम भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। कृपया क्या आप हमें वो कागज की आकृति लौटा सकते हैं? मीरा ने आंसू बहाते हुए विनती की। हाँ हाँ गुरुजी, हम सचमुच फिर कभी हिम्मत नहीं करेंगे। कृपया हमें वो कागज की आकृति वापस दे दीजिए। कुणाल भाई भी रोते हुए गिड़गिड़ाए। मैं कोई उस्ताद नहीं हूं, मेरा नाम देवांश कुलकर्णी है। मैं तुम्हें ये कागजी आकृति हरगिज वापस नहीं दूंगा। लेकिन निश्चिंत रहो, ये कागजी आकृति सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ सकती है, तुम्हारी जान नहीं ले सकती। बेशक जब तक तुम मेरे परिवार को परेशान नहीं करोगे, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देवांश ने कहा। भाई देव, क्या मैं तुम्हें भाई कह सकता हूं? प्लीज हमें वो कागजी आकृति वापस दे दो। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं कुणाल शर्मा इस जन्म में तुम्हारे परिवार को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करूं, तो मुझ पर आसमान से वज्र गिरे। कुणाल रोते हुए गिड़गिड़ाता रहा। क्या उसे तसल्ली हो सकती थी? क्या हो अगर एक दिन देवांश दुखी होकर उस कागजी आकृति से खेलने लगे, बस मजे के लिए उसकी बाहें मोड़ने लगे, फिर वो किससे रोए? उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर गलती से उसका तीसरा पैर मुड़ गया तो क्या होगा? फिर वो जिंदगी भर सिर्फ हिजड़ा ही रहेगा। भाई देव, मैं भी कसम खाता हूं। मीरा ने भी जल्दी से वादा किया। वादा करना ठीक है, ऐसा क्यों न हो। अपनी कस्में लिख लो और उन पर खून की एक बूंद गिरा दो। देवांश ने उनकी दयनीय सूरतें देखकर सोचा और बोला। उसे लगा कि अगर वो ये कागज का टुकड़ा अपने पास रखता तो शायद वे हर दिन लगातार डर में जीते और शायद जवानी में ही मर जाते। शुक्रिया भाई देव, शुक्रिया भाई देव। उसकी बातें सुनकर दोनों बेहद आभारी हुए। उन्होंने जल्दी से ब्रश उठाया और पीले कागज पर अपनी कस्में लिखी और देवांश के निर्देशानुसार उन्होंने आज की घटनाओं का खुलासा न करने की कसम भी लिखी। फिर उस पर खून गिरा दिया। देवांश ने पीले कागज के 2 टुकड़े हाथ में लिए, धीरे से कुछ बुदबुदाया और फिर अचानक कस्मों वाले कागज के 2 टुकड़े आग की लपटों में बदल गए, जिससे मीरा और कुणाल आंखें फाड़े देखते रह गए। उनके दिल धड़क रहे थे। ठीक है, अपनी प्रतिज्ञाएं याद रखना, वरना अगर बिजली गिर जाए तो मुझे दोष मत देना, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर फाड़ फाड़ उसने दोनों कागज की आकृतियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आह 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 देवांश ने कागज की आकृतियों को फाड़ दिया तो दोनों चौंक कर चिल्ला उठे। तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? देवांश उन्हें घूरते हुए हंसे बिना नहीं रह सका। तुमने तो बस कागज की आकृतियां फाड़ दी, हम कैसे ठीक हैं? तब दोनों को एहसास हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं था। बकवास, मैंने अद्वितीय शक्ति को सक्रिय नहीं किया तो बेशक तुम ठीक हो, वरना क्या हर कोई ऐसा करना नहीं सीख सकता था? क्या अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ने के कोई उपाय हैं? देवांश ने उन्हें देखा, आधा मुस्कुराया। अरे नहीं नहीं भाई देव, तुम मजाक कर रहे हो। हम अपनी प्रतिज्ञाएं तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर दोनों डर के मारे उछल पड़े और अपने सिर खड़खड़ाहट की तरह हिलाने लगे। देवांश की क्षमताओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे अपनी जान से मजाक करें। क्या होगा अगर उन पर सचमुच बिजली गिर जाए? नहीं, ये अगर की बात नहीं थी, बल्कि पूरी संभावना थी। ये एक ऐसा जोखिम था जो वे बिल्कुल नहीं उठा सकते थे, क्योंकि एक बार उठा लेने के बाद पछतावे का कोई मौका ही नहीं था। ये देखकर देवांश मन ही मन हंस पड़ा। अभी उसके पास दूसरों की प्रतिज्ञाएं पूरी करने की शक्ति नहीं थी, वो तो बस उन्हें डरा रहा था। फिर भी अब उन दोनों को देखकर देवांश जानता था कि अगर कोई उन्हें बहुत हिम्मत भी दे तो भी वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आजकल कौन अपनी जान से मजाक करने की हिम्मत करेगा? ठीक है, प्रतिज्ञाएं हो गई, अब तुम सचमुच जा सकते हो। और जब तुम जाओ तो मेरे पिताजी के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना और लड़ाई में जो चीजें टूट गई उनका हिसाब चुकाना याद रखना। ये कहते हुए देवांश ने अपनी मुस्कान
मन ही मन छिपाई। बिल्कुल यही सही है। दोनों ने झट से हामी भर दी। अब उनमें पहले जैसा कोई अहंकार नहीं रहा। तो बस हो गया, चलो, देवांश ने कहा। हाँ हाँ चलो, देवांश। कुणाल शर्मा ने जल्दी से दरवाजा खोला और स्वागत करने वाला पोज दिया, जबकि मीरा ने देवांश को एक चापलूसी भरी और मनमोहक मुस्कान दी। सच कहूं तो अगर मीरा ने इतना भारी मेकअप न किया होता तो वो काफी आकर्षक लगती और उनका फिगर भी देखने लायक होता, जिसमें हर जगह कर्व्स सही जगह पर होते। उनकी चुलबुली मुस्कान ने वाकई किशोरावस्था में पहुंच चुके देवांश के अंदर हलचल मचा दी और उसके गाल हल्के से लाल हो गए। फार्म स्टे पर हुए झगड़े के बाद बाकी ग्राहक जा चुके थे और ज्यादातर कुणाल और मीरा के साथ आए नौजवान ही बचे थे। जब उन्होंने अंदर का दरवाजा खुला देखा और कुणाल और मीरा देवांश के पीछे पीछे दो अनुयायियों की तरह माफी मांगते हुए बाहर आ रहे थे, तो उनकी आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आई। अंकल, माफ करना, पहले सारी गलती मेरी ही थी। आज के खाने और हुए नुकसान के लिए ये रहे 10,000 रुपए। क्या आपको लगता है कि ये काफी है? जैसे ही वे बाहर निकले, कुणाल झट से आगे बढ़ा और शंकर कुलकर्णी से माफी मांगी और दोनों हाथों से उन्हें 10,000 रुपए दिए। उस समय 10,000 रुपए काफी बड़ी रकम थी, जिससे शंकर कुलकर्णी चौंक गए और उन्होंने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। हमारी लापरवाही की वजह से उस महिला के कपड़े गंदे हो गए। हमें ही आपका इलाज करना चाहिए था। अब हम आपसे पैसे कैसे मांग सकते हैं? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। शंकर कुलकर्णी को पैसे लेने में आनाकानी करते देख कुणाल बहुत डर गया, लगभग रो पड़ा। अगर तुम नहीं लेते तो क्या तुम मेरी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हो? भाई कुणाल, चाचा, आज हमारी जवानी की उतावलेपन की वजह से तुम्हारा बिजनेस चौपट हो गया। तुम्हें ये 10,000 रुपए लेने ही होंगे। कुणाल ने जिद करके शंकर कुलकर्णी के हाथों में पैसे थमा दिए। बेशक शंकर कुलकर्णी ने पैसे लेने की हिम्मत नहीं की। ये रसूखदार लोग थे, तो ये जोर देने और मना करने के बीच की लड़ाई थी, जिससे बाकी नौजवान लगभग डर गए। क्या ये वाकई उनका बॉस कुणाल था? वही आदमी जो मालगुडी जिले के कई इलाकों में घूमता था? मालगुडी ग्रैंड होटल के मालिक का बेटा? पापा, चूंकि वे सच्चे हैं तो आप ही ले लीजिए। देवांश ने अपने पिता को पैसे लेने में हिचकिचाते हुए देखा। शंकर कुलकर्णी ने अपने बेटे को शक से देखा। वो जानता था कि जब से उसके बेटे ने ऋषि यतिन का अनुसरण किया है, तब से कई बार ऐसा हुआ है कि उसके साथ अब बच्चा जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। निश्चिंत रहो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। देवांश ने मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर सिर हिलाते हुए कहा, सही सही, देवांश सही कह रहा है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुणाल और मीरा ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। देवांश, अनुयायी पूरी तरह से अचंभित थे। ये कैसी लय थी? 20-20 साल के लोग 16 साल के लड़के को भाई कहकर बुला रहे थे। अपने संदेह के बावजूद शंकर कुलकर्णी ने अपने बेटे को सिर हिलाते देखकर आखिरकार 10,000 रुपए स्वीकार कर लिए। दरअसल शंकर कुलकर्णी के लिए 10,000 रुपए काफी आकर्षक थे। उनकी फार्म स्टे गर्मियों के चरम समय में भी महीने में केवल 20-30 हजार रुपए का ही मुनाफा कमाती थी। ऑफ सीजन में कई दिन तो बिना किसी ग्राहक के भी आते थे। अब चूंकि उनका बेटा शहर में पढ़ने जा रहा था और भविष्य में उसे निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जाना होगा, इसलिए खर्च करना लाजमी था। एक पिता होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शंकर कुलकर्णी को पैसे लेते देख कुणाल और मीरा ने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से कुछ और बार माफी मांगी और फिर जल्दी से अपने ग्रुप के साथ वहां से चले गए। कुणाल, मीरा, पहले वापस चलें या अभी पुलिस बुलाएं? फार्म स्टे से निकलकर जहां उनकी गाड़ियां खड़ी थी, वहां जाते हुए एक नौजवान ने पूछा, रिपोर्ट करो, मेरी गांड मारो। कुणाल शर्मा और मीरा को लगभग दिल का दौरा पड़ गया।
जब उन्होंने उस युवक को ये कहते सुना कि वो पुलिस बुलाने वाला है। कुणाल ने गुस्से में उस आदमी को तुरंत लात मारी, जबकि मीरा ने अपना हैंडबैग उसके सिर पर तान दिया। पुलिस बुलाओ, ये तो मानो खुद पर वज्रपात का अभिशाप मंगवाने जैसा था। कुणाल और मीरा दोनों को अपना आपा खोते देख युवा अनुयायी पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। ये क्या टेम्पो था? क्या वे इसे यूं ही छोड़ देने वाले थे? हे भगवान, बिल्कुल नहीं। कुणाल के पिता मालगुडी जिले के एक बड़े रसूखदार थे, जिनका अंडरवर्ल्ड और कानूनी समाज दोनों में प्रभाव था, और मीरा की पृष्ठभूमि तो और भी ज्यादा खतरनाक थी। उसके पिता मालगुडी जिले के सबसे बड़े उद्यम के प्रमुख थे। उसके चाचा मालगुडी जिले के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के उपनिदेशक थे, और ऐसी अफवाहें थी कि अगले साल उनकी पदोन्नति हो सकती है। इतने बड़े बड़े लोग इतने ग्रामीण इलाके में एक किशोर से पिट गए और वे इसे सहने वाले थे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, आज की घटना का जिक्र फिर कभी मत करना, और जब भी तुम देवांश और इस पारिवारिक सराय के मालिक को देखो तो थोड़ा सम्मान दिखाना या मेरे आसपास से निकल जाना। अगर तुम में से किसी ने उन्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें दोस्त नहीं माना। कुणाल ने क्रूरता से चेतावनी दी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मीरा ने ठंडे और कठोर चेहरे के साथ कहा। वे क्या कर सकते थे? क्या वेदांत और बौद्ध धर्म कर्म और कारण कार्य के बारे में बात नहीं करते? अगर वे देवांश कुलकर्णी और उसके परिवार को परेशान करते तो क्या वे खुद पर दुर्भाग्य को न्योता नहीं दे रहे होते? घर के अंदर के अनुभवों ने उन्हें पूरी तरह से डरा दिया था। बेटे, तुमने उनके साथ आखिर क्या किया? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कुलकर्णीवाड़ी के अंदर शंकर की पारिवारिक सराय में शंकर कुलकर्णी 10,000 रुपए पकड़े हुए बेचैनी महसूस कर रहे थे। आराम से, पिताजी, क्या गड़बड़ हो सकती है? मैंने उन्हें बस थोड़ा डरा दिया था ताकि वे बाद में हमारे परिवार को परेशान न करें। देवांश ने सहज मुस्कान के साथ कहा। सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? शंकर कुलकर्णी ने 10,000 रुपए रख दिए, लेकिन फिर भी थोड़े चिंतित थे। सच में कुछ गड़बड़ नहीं है पिताजी, मुझे हिसाब किताब का अंदाजा है। देवांश को एक बार फिर आश्वस्त करना पड़ा। वाह, मुझे पता है तुमने अपने गुरु से कुछ हुनर सीखे हैं। हालांकि जमाना बदल गया है और यंत्र चित्रण और भूत प्रेत जैसी चीजें अब उतनी खतरनाक नहीं रही जितनी तुम्हारे गुरु के जमाने में थी, जब लोगों को परेड कर जेल में डाल दिया जाता था। फिर भी कौन जाने दुनिया कैसे बदल जाए। सावधान रहना, और जब तुम जिले के किसी कस्बे में जाओ तो खूब पढ़ाई करना, और मुसीबत से बचने के लिए अपने गुरु से सीखे हुनर का कभी दिखावा मत करना। शंकर ने गंभीरता से सलाह दी। उसे इस बात से राहत मिली कि उसके बेटे ने उसे लगातार भरोसा दिलाया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसे याद दिलाने के लिए वो काफी चिंतित था। पापा, मैं समझता हूं। अगर मुझे इस बात की चिंता न होती कि वे बाद में हमें परेशान करेंगे तो मैं उन्हें डराने धमकाने की कोशिश न करता। देवांश ने अपने पिता की बातें सुनकर गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि वो अपने पिता से कहीं ज्यादा जानता था कि उसने जो हुनर सीखे थे उनकी असाधारण प्रकृति के बारे में, जो समाज और समय के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। इसके अलावा अपने अंतिम क्षणों में उनके गुरु ने भी उन्हें इस बारे में विशेष रूप से सावधान रहने की याद दिलाई थी। उनके गुरु के बार बार पागलपन के दौर 4 बुराइयों अभियान के उस विशेष दौर से गहराई से जुड़े थे। ठीक है, इससे मेरा मन शांत हो गया। शंकर कुलकर्णी ने सिर हिलाया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं क्यूजा को घर साफ करने में मदद करूंगा, देवांश ने कहा। आगे बढ़ो, शंकर ने हाथ हिलाकर इशारा किया। देवांश ने अपने पिता को हाथ हिलाते देखा और जल्दी से अंदर वाले कमरे से बाहर निकल गया। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की थी जो दूसरों को न सुनाई दे, इसलिए शंकर ने उन्हें बात करने के लिए विशेष रूप से अंदर वाले कमरे में बुलाया था। शहर के लोग आमतौर पर शाम ढलते ही श्वेतागिरी हिल छोड़कर शहर लौट जाते थे, इसलिए परिवार की सराय में सिर्फ दोपहर में ही काम होता था। शाम तक
कोई ग्राहक नहीं बचता था। दिन में उसकी मां सुजाता कुलकर्णी अपने मायके गई हुई थी, इसलिए वो वहां नहीं थी। शाम होने पर जब वो अपने घर से लौटीं तो उन्होंने कुछ घरेलू व्यंजन बनाए और परिवार छोटे से आंगन में बैठकर खाना खाने लगा। पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी, तारे चमक रहे थे, सिकाड़ा गा रहे थे और कीड़े मकोड़े चहचहा रहे थे। एक परिवार अपने आंगन में एक छोटी सी लकड़ी की मेज के चारों ओर खाना खाने के लिए इकट्ठा हो रहा था, जो असाधारण गर्मजोशी का एहसास करा रहा था। देवांश, तुम बचपन से ही समझदार और काबिल भी रहे हो। आमतौर पर मां को चिंता नहीं होती, लेकिन यह सोचकर कि तुम कभी अकेले शहर नहीं गए, मेरा दिल अब भी बेचैन हो रहा है। एक बार जब तुम शहर आ जाओ तो अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और भविष्य में किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश करना। खाना खाते हुए सुजाता अपनी चिंता जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे याद आया कि उसका बेटा कल मालगुडी जिले के लिए रवाना होगा। एक मां की चिंताएं उसके बेटे के साथ हजारों मील की दूरी तय करती है। मां, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। देवांश को अकेले मालगुडी जिले जाने की कभी चिंता नहीं हुई थी, लेकिन अपनी मां का चिंतित चेहरा देखकर उसकी नाक में एक सिहरन सी महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, सुजाता ने सिर हिलाया, फिर बोली, क्या तुम बाहर किराए पर कोई जगह नहीं ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से स्कूल के छात्रावास में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हारे दादाजी के घर गई थी और उनसे तुम्हारे बड़े चाचा को बुलाने के लिए कहा था। तुम्हारी बड़ी चाची चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे बड़े चाचा तो हमारे ही रिश्तेदार हैं और उनके घर पर रहना बाहर रहने से बेहतर है। मां, आप क्या कर रही है? क्या आप चाहती है कि मुझे अपनी बड़ी बुआ से और तिरस्कार सहना पड़े? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उनके घर क्यों रहूं? यह सुनकर देवांश तुरंत नाराज हो गया। उसके नाना के 3 बेटे और 2 बेटियां थी और वो संपन्न था। सुजाता सबसे छोटी थी और लड़की होने के बावजूद उसने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। उस जमाने में सुजाता की उम्र की किसी लड़की के लिए हाई स्कूल जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। उसे शहर या मालगुडी जिले में कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन एक संयोगवश सुजाता की मुलाकात शंकर कुलकर्णी से हुई। वो उसे पसंद करने लगी और गरीब कुलकर्णीवाड़ी में शादी करने पर अड़ गई। इस तरह सबसे छोटी सुजाता कुलकर्णी परिवार की सबसे कम अनुकूल परिस्थितियों वाली सदस्य बन गई। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, सब अपनी पसंद का मामला है और हर कोई अपनी जिंदगी जीता है। हालांकि उसके दादा की तरफ से उसके सबसे बड़े चाचा की पत्नी एक आम घमंडी थी। चूंकि वे दोनों जिले में काम करते थे, इसलिए वो उनके परिवार को नीची नजर से देखती थी। जब देवांश छोटा था तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन एक बार जब उसे ये बातें समझ में आ गई तो उसे अपनी बड़ी चाची से नफरत होने लगी। बेटे, भले ही तुम्हारी बड़ी चाची अच्छी न हो, फिर भी वो तुम्हारी चाची ही है। तुम उनसे इतनी नाराजगी क्यों रखते हो? सुजाता ने डांटा और उसने शंकर को एक गहरी नजर से देखा भी। तुम जानते हो, हमारा देवांश हमेशा से ही दूसरों से ज्यादा समझदार रहा है और अब वो 16 साल का हो गया है। पहले तो वो अपना परिवार और व्यवसाय स्थापित कर सकता था, इसलिए उसे अपने लिए कोई घर किराए पर लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि वो अपने बड़े चाचा के घर पर नहीं रहना चाहता, तो चलो इसे छोड़ देते हैं ताकि तुम्हारे भाई को कोई मुश्किल न हो, शंकर ने हिचकिचाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को अपने बड़े भाई के परिवार से वैसा ही बेरुखी भरा व्यवहार सहना पड़े जैसा उसने सहा। सुजाता ने शंकर को अपने बेटे का बचाव करते देखा और गुस्सा होने ही वाली थी कि तभी गांव की दुकान से देवेंद्र की आवाज आई, जो चाची सुजाता को बुला रहा था। उसने कहा कि उसके लिए फोन आया था। 90 के दशक में टेलीफोन लगवाना सस्ता नहीं था और हर घर इसे लगवाने को तैयार नहीं था। खासकर कुलकर्णीवाड़ी जैसे छोटे पहाड़ी गांव में गांव के मुखिया के अलावा सिर्फ गांव की दुकान में ही एक फोन होता था
और जाहिर है वो भी पैसे कमाने के लिए। ये देखकर कि उसके लिए फोन आया है, सुजाता ने अपने मन के गुस्से को कुछ देर के लिए दबा लिया और फोन उठाने के लिए उठ खड़ी हुई। ठीक है, तुम जाकर अपने लिए एक कमरा किराए पर ले लो, लेकिन हर बात का ध्यान रखना। फोन से लौटने के बाद सुजाता का चेहरा कुछ परेशान लग रहा था। क्या तुम्हारे भाई ने फोन किया था? शंकर ने सावधानी से पूछा। सुजाता ने सिर हिलाया। अपनी मां को सिर हिलाते देखकर देवांश समझ गया कि शायद उसके बड़े चाचा उसकी चाची को मना नहीं पाए होंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसके पिताजी कुछ गलत न कह दे। इसलिए उसने झट से अपने पिताजी का पैर मेज के नीचे पटक दिया और उसके पिताजी का खुला मुंह फिर से बंद हो गया। इस तरह इस छोटे से अंतराल के कारण रात के खाने का माहौल कुछ हद तक शांत हो गया, जब तक कि बाद में धीरे धीरे हंसी फिर से नहीं लौट आई। अगली सुबह देवांश कुलकर्णी अपना सूटकेस लेकर उस मिनी बस में सवार हो गया जो देहात और शहर के बीच चलती थी। कुलकर्णीवाड़ी दरअसल सूर्यनगढ़ जिला शहर से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 40 किलोमीटर दूर, लेकिन चूंकि वहां पूरी तरह से पहाड़ी सड़कें थी और उस समय सड़कें आज जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए देवांश को सूर्यनगढ़ जिला शहर पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया और रास्ते में कई बार रुकना पड़ा। देवांश पहले भी अपने माता पिता के साथ 2 बार जिला शहर जा चुका था। हालांकि वे यात्राएं हमेशा एक उद्देश्य से होती थी और जैसे ही उनका काम खत्म होता वे निकल पड़ते थे। उन्होंने जिले के कस्बे में कभी रात नहीं बिताई थी, खेलना तो दूर की बात थी। लेकिन इस बार वो यहां पढ़ाई और रहने आया था और अगले 3 सालों तक वो अपना ज्यादातर समय यहीं बिताएगा। आज शनिवार था और असल में मालगुडी जिला नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला लेने का आधिकारिक दिन नहीं था। देवांश 2 दिन पहले ही आ गया था, क्योंकि उसे स्कूल शुरू होने से पहले किराए पर जगह ढूंढनी थी। अपना सूटकेस लिए वो बस अड्डे पर खड़ा हो गया और जिले के कस्बे की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया। फिर सूर्य की दिशा की ओर चल पड़ा। पूर्व दिशा लकड़ी की है और बस अड्डे से ऊपर देखने पर एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी जो पेड़ों से भरपूर थी। आसपास की हवा अपेक्षाकृत ताजा और लकड़ी की खुशबू से भरपूर होनी चाहिए, जिससे ये उसके लिए खेती करने के लिए कुछ हद तक उपयुक्त जगह होगी। बेशक इसकी तुलना श्वेतागिरी पहाड़ी से नहीं की जा सकती थी। अपना सूटकेस उठाए वो सड़कों पर पूर्व की ओर चल पड़ा। उस समय सड़कें आज जितनी चौड़ी नहीं थी और सड़क के दोनों ओर की इमारतें लगभग 4 या 5 मंजिला थी। ऊंची इमारतें तो दुर्लभ ही दिखती थी। कारें अब भी दुर्लभ थी, इसलिए सड़कें ज्यादातर लोगों और साइकिलों से भरी रहती थी और इक्का-दुक्का गाड़ियां भी कम ही दिखाई देती थी, जिसका मतलब था कि यातायात की स्थिति अच्छी थी। हालांकि यह सब सापेक्षिक था। देवांश ज्यादा देर तक चला ही नहीं था कि उसने एक युवती को यामाहा मोटरसाइकिल से रास्ता रोकते देखा। उस युवती ने चोटी बांधी हुई थी, ऊपर सफेद कैजुअल टी-शर्ट और नीचे डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थी। वो लगभग 165 सेंटीमीटर लंबी थी, काफी लंबी। सिर्फ उसका कद ही सबका ध्यान खींचने के लिए काफी था। उसके मासूम चेहरे पर सहज आकर्षण की झलक तो थी, ध्यान आकर्षित किए बिना रहना मुश्किल था। श्रुति, ये बाइक तो कमाल की है ना? चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। मोटरसाइकिल पर बैठे आदमी ने श्रुति देशमुख से गर्व से कहा। उसकी नजरें कभी कभी उसकी छाती और लंबी टांगों पर पड़ जाती। 90 के दशक में मोटरसाइकिलें युवाओं के बीच धन और शालीनता का प्रतीक थी, जो सड़क पर गुजरते हुए कई युवाओं की ईर्ष्या भरी नजरों से साफ जाहिर होता था। कुछ लड़कियां तो श्रुति को ईर्ष्या भरी नजरों से देखती थी, मानो वे हीरोइन होती। शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, श्रुति ने कहा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और फिर वो वहां से चली गई। लेकिन वो मुश्किल से कुछ कदम ही चली थी कि वो आदमी उसके पीछे दौड़ा और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अरे रोहन मल्होत्रा, तुम क्या कर रहे हो?
श्रुति को उम्मीद नहीं थी कि रोहन सीधे आकर उसका हाथ पकड़ लेगा। वो कुछ चौंक गई और उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, साथ ही चिल्लाने लगी, श्रुति देशमुख, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो। रोहन मल्होत्रा जिस लड़की का पीछा करना चाहे वो उसके बिना नहीं रह सकती। आज तुम शायद मेरे साथ घूमने न जाना चाहो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। रोहन ने श्रुति का हाथ बिना छोड़े पकड़े हुए कहा। उसके चेहरे पर धौंस का भाव था। रोहन मल्होत्रा, छोड़ो, श्रुति चिल्लाई। हालांकि रोहन ने श्रुति की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी भौहें सिकोड़कर इधर उधर देखते हुए कहा, क्या देख रही हो? क्या तुमने किसी जोड़े को झगड़ते नहीं देखा? आसपास के लोगों ने देखा कि रोहन कितना उग्र था, और यह भी कि वो मोटरसाइकिल चला रहा था, और दोनों के बीच बातचीत से साफ जाहिर था कि वे एक दूसरे को जानते थे। इसलिए किसी ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। रोहन मल्होत्रा, कमीने, तुम्हारा जोड़ा कौन है? श्रुति ने यह देखकर कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही है, अपना दूसरा हाथ रोहन को मारने के लिए उठाया, लेकिन उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, झगड़ा तो आत्मीयता है, डांटना तो प्यार है। तुम मुझे मारना भी चाहती हो, तो क्या हम जोड़े नहीं हैं? श्रुति ने देखा कि रोहन उसके हाथ पकड़कर उसे इस तरह चिढ़ा रहा है, और वो इतनी गुस्से और बेचैनी में थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे बड़े आदमी, दिन दहाड़े एक लड़की को इस तरह धमकाना, क्या ये थोड़ी बेशर्मी नहीं है? श्रुति की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी एक सादे कपड़े पहने साफ साफ देहाती लड़का एक थैला लिए उसके पास आया। उसने रोहन के कंधे पर थपथपाया, बर्फ जैसे सफेद साफ दांत दिखाएं, और मुस्कुराते हुए पूछा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि देवांश कुलकर्णी था, जो हाई स्कूल पढ़ने के लिए जिले के कस्बे में आया था। साले, तुम तो एक देहाती गवार हो जिसके बाल अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। जीने से थक गए हो? दफा हो जाओ। रोहन ने अपना सिर घुमाया, देखा कि यह साफ तौर पर एक देहाती लड़का था जो उसके काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा था, और गुस्से में उसने श्रुति का एक हाथ छोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसे एक थप्पड़ मारा। लेकिन जैसे ही रोहन का हाथ ऊपर उठा, एक थप्पड़ की आवाज आई। जैसे ही देवांश ने उसकी कलाई पकड़ी, उसे लगा जैसे उसकी कलाई पर बर्फ जैसे ठंडे लोहे के चिमटे ने जकड़ लिया हो, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो फौरन चीख पड़ा, बेटे छोड़ दे, तू मुझे मार डालेगा। रोहन चिल्लाया, जबकि उसने श्रुति का दूसरा हाथ छोड़ दिया था और देवांश पर एक मुक्का मारा। हालांकि उसका मुक्का आधा ही लगा था कि देवांश ने उसकी कलाई फिर से पकड़ ली। तुम किसके पापा हो? फिर से पुकार कर देखो क्या होता है। देवांश को ऐसे लोगों से नफरत थी जो हमेशा उसके सामने खुद को पापा कहते थे। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया और उसने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, मुझे छोड़ दे। दोनों हाथों में दर्द के साथ रोहन ने आखिरकार अब और घमंड करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से गिड़गिड़ाया। देवांश कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था, इसलिए रोहन को रहम की भीख मांगते देख उसने उसका हाथ छोड़ दिया। धिक्कार है। जैसे ही देवांश ने उसे छोड़ा, रोहन ने तुरंत अपना घमंड वापस पा लिया, कार से बाहर निकला और देवांश पर एक जोरदार लात मारी। सावधान रोहन मल्होत्रा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? श्रुति ने रोहन को देवांश को लात मारने के लिए पैर उठाते देखा और सदमे और गुस्से से चिल्लाई, लेकिन श्रुति की आवाज बंद होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। देवांश ने पहले ही रोहन के पेट पर लात मार दी थी, जिससे उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो आगे की ओर झपटा और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत श्रुति की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपने छोटे से चेरी जैसे मुंह को अपने जेठ जैसे हाथ से ढक लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहन जमीन पर गिर पड़ा है
ये दृश्य देख रहे कुछ लोग भी बहुत हैरान हुए, क्योंकि शरीर के आकार या उम्र के लिहाज से रोहन बड़ा लग रहा था। फिर भी लात से गिरा रोहन ही था। अच्छा लात मारी, लेकिन जल्द ही किसी ने चिल्लाकर कहा। हालांकि इन लोगों ने रोहन को मोटरसाइकिल चलाते, लंबे और घमंडी अंदाज में देखा, फिर भी उन्होंने मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब कोई उसे सबक सिखाने के लिए आगे आया तो उन्होंने तालियां बजाने में कोई कसर